गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार क्या है भारत के नागरिकों को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का। जो ये आर्टिकल 29 और 30 है वो भारतीय राज्य का एक चरित्र होता है मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। जहाँ बहुत सी संस्कृति आपस में समन्वय बनाकर रहती है उसे मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं और सभी संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का उचित अवसर राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आर्टिकल है वो भारतीय राज्य के इस चरित्र को चरितार्थ करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो उस समय भी क्या हुआ, सांप्रदायिकता के साथ साथ विभिन्न भाषाई समूह को भी एक चिंता थी कि भारत में बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसमें से 22 तो हमारे संविधान में है भाषाएं। इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं। तो उनकी ये चिंता थी कि भारत में कहीं उनकी स्थिति वंचित समुदायों को जैसी ना हो जाए। और जब पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था कि भारत में रहने की इच्छा रखने वाले अगर अल्पसंख्यकों को चिंता को ये कैसे दूर किया जाएगी, बहुसंख्यकों के प्रभाव का सामना उन्हें या दबाव का सामना उनको नहीं करना पड़े। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या किया गया, इन अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप पर गारंटी के तौर पर संविधान में रखा गया। अब हम दोनों आर्टिकलों के बारे में जानते हैं क्या है। वैसे अगर इन आर्टिकल 29 और 30 को अलग अलग पढ़ेंगे तो भ्रांति होती है, डाउट पैदा होता है। तो क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद भीतरी स्तर पर इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 29 में क्या है। 29 के दो खंड है, 29(1) और 2। तो और 30 के भी क्या है, मूल संविधान में दो खंड थे, 30(1) और 30(2), पर एक खंड 30(1)(a) में और जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो अब हम पहले देखते हैं आर्टिकल 29, जिसकी हेडिंग क्या है। आर्टिकल 29 की हेडिंग है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें 29(1) में लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिकों के लिए है ये अधिकार, ये आप ध्यान देने वाली बात है। तो वो भारत में कहीं भी रहते हैं तो उनको अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है उसको बनाए रखने का राइट होगा। और 29(2) में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा संचालित या राज्य से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश से कि वो कोई अलग धर्म का, मूल वंश का, जाति या इनमें से किसी आधार पर है। तो ये उनको राइट दिया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 30 है जिसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। 30(1) में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग दो आधार पर लिखा गया, इसमें धर्म और भाषा दो आधार पर, ओनली धर्म पर नहीं भाषा के आधार पर, तो उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का राइट होगा। और जो 30(1)(a) है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें लिखा गया था कि अगर किसी अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अर्थात स्टेट उनका अर्जन अपने लिए करना चाहता है तो वह ऐसे अर्जन करते समय ये सुनिश्चित करेगा कि उसको वह इतनी रकम दे कि उसके उस भाग को निर्बंधित ना किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो कि कोई अल्पसंख्यक वर्गों की स्कूल है जो हाईवे निर्माण के समय उसमें आ रही है, उसके बीच में आ रही है, तो उसको अगर राज्य ज़मीन को अधिग्रहित करता है तो उस ज़मीन को अधिग्रहित करते समय राज्य उस संस्था को इतनी रकम आवश्यक देगा कि वो दूसरी जगह वैसे ही संस्था को निर्बाध रूप से संचालित कर सके। इसमें क्षतिपूर्ति नहीं, रकम देनी पड़ेगी
कंपनसेशन आपको इतना देना पड़ेगा कि वो अपना ये राइट को संचालित सफलतापूर्वक कर सके। और 30(2) है, उसमें लिखा गया है कि जो शिक्षा संस्था है उनको सहायता देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी विशेष भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के मैनेजमेंट में है। तो ये इनका मूल पाठ था। अब हम देखते हैं इनसे जुड़े कुछ मूल प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, और इनसे जुड़े हुए प्रश्न मामले उठते भी रहे सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहला केस जो इसमें आया था वो आया था, महत्वपूर्ण केस है, उसका नाम है केरल एजुकेशन बिल 1958। और उसके बाद भी कई केस और भी आए, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, इस्लामिक अकेडमिक ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का केस है। तो ये केस इन दोनों आर्टिकलों से रिलेटेड इस मामले में आए कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो अधिकार है तो उनकी वास्तु स्थिति क्या है। तो ये इन मामलों की अगर हम एक साथ चर्चा करें तो इनका उत्तर हमें मिल सकता है, और भविष्य में किसी आगे दृष्टांत के रूप में भी ये काम करेंगे। तो इन मामलों में पहला प्रश्न ये उठा था, जो 5 केस मैंने बताया आपको, तो कि जो पहला प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 29 और 30 की दृष्टि से अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्गों का आप निर्धारण करने की आपकी कसौटी क्या होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस आया था TMA पाई फाउंडेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारण किया था कि अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण होता है वो 2 आधार पर होगा, भाषा और धर्म के आधार पर, जैसे कि अनुच्छेद 30 में भी स्पष्ट किया गया है। तो भाषा और धर्म के आधार पर होगा, और इसमें लिपि स्क्रिप्ट भी निहित है जो कि अनुच्छेद 29 में शामिल है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण भाषा, लिपि और धर्म के आधार पर किया जाएगा। और कोई वर्ग अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण पूरे भारत के संदर्भ में नहीं, राज्य विशेष में उनकी जनसंख्या की स्थिति के आधार पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे भारत में कोई वर्ग अल्पसंख्यक नहीं, राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा निर्धारण होगा। और राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से कम जनसंख्या वाले सभी समुदाय उस राज्य में अल्पसंख्यक माने जाएंगे। कहने का मतलब है अगर किसी समुदाय की जनसंख्या 40% है किसी राज्य में, तो वो वहां का अल्पसंख्यक माना जाएगा। दूसरा प्रश्न ये था कि कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, ये तय कैसे होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, PA इनामदार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों के द्वारा बनाई गई वे संस्थाएं इस वर्ग में शामिल होगी जो 2 शर्तें पूरी करती हो। पहला तो ये है कि वह संस्था होती है वो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा और उनके धर्म के संरक्षण का प्रयास कर रही हो, और दूसरा है कि वे उस अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा रही हो, तो वो संस्था अल्पसंख्यक संस्था के रूप के दर्जा उसको प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न ये आया था कि जो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को दिया गया जो विशेष दर्जा था, क्या वो सिर्फ स्कूलों पर लागू होता है या जो प्रोफेशनल शिक्षा है जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन संस्थाओं पर भी लागू होता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने TMA पाई फाउंडेशन मामले में स्पष्ट किया कि प्रोफेशनल शिक्षा देने वाली संस्थाएं भी आर्टिकल 30 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने की हकदार होगी।
नेक्स्ट जो मुख्य केस था वो ये था कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अगर कोई संस्था माइनॉरिटी के द्वारा संचालित है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी की संख्या कितने % हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था सेंट स्टीफन बनाम दिल्ली सरकार। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अधिकतम 50% स्थान होते हैं वो अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वो संस्था दे सकती है। परंतु एक इससे भी बड़ी बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि जो सेंट स्टीफन मामला था उसमें दिया गया निर्णय का आधार तो उपयुक्त है, तार्किक है, परंतु 50% की संख्या निश्चित करना उचित नहीं है। जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं होती है जो राज्य से सहायता प्राप्त करती है, तो राज्य उनसे ये अपेक्षा कर सकता है कि वे युक्त संख्या में अन्य समुदाय के विद्यार्थियों को भी वहाँ पर दाखिला दे। और युक्त संख्या का निर्धारण किस आधार पर होगा? अल्पसंख्यक वर्ग की जरूरत है, शिक्षण संस्थानों और पाठ्यक्रम की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि 50% हो, 50% से कम भी हो सकता है अगर वहाँ की ज़रूरत किस प्रकार की इसके आधार पर। नेक्स्ट जो प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट में वो था क्या SC ST OBC को दिया जाने वाला आरक्षण इन संस्थाओं पर लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाई फाउंडेशन के मामले में ये निर्धारित किया कि जो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं जो राज्य से सहायता प्राप्त करती है, तो उनमें समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लिए राज्य निर्देश दे सकता है। परंतु जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं करती है तो वहां पर ऐसी बाध्यता आरोपित नहीं है। तो PA इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी आगे बढ़कर एक डिसीजन दिया कि आरक्षण की नीति होती है वो सिर्फ राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर ही लागू हो सकती है। तो चाहे वे सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं अल्पसंख्यक हो या गैर अल्पसंख्यक, उन पर भी। और अगर जो सहायता प्राप्त नहीं करती है तो उनमें ये चाहे वो अल्पसंख्यकों की हो या नहीं अल्पसंख्यकों की हो, वहाँ पर ये आरक्षण की नीति लागू नहीं हो गई। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजों में ये नीति लागू नहीं होती है। जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं करती है, चाहे उनका प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग करे या सामान्य नागरिक करे। तो ये इस केस से जुड़े मुख्य प्रमुख विषय थे। तो नेक्स्ट हम संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।